हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी हिस्ट्री मेथड 7A-B के सिलेबस में यूनिट 1 के टॉपिक इतिहास शिक्षण के लक्ष्यों की। इतिहास शिक्षण में जब भी टीचिंग किया जाता है तो जिस भी टॉपिक या पाठ या प्रकरण को आप पढ़ाते हैं उनके शिक्षण के द्वारा, उस टॉपिक के शिक्षण के द्वारा जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है उन्हें ही शिक्षण लक्ष्य कहा गया है और इन्हें ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहा गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सामान्य उद्देश्य के विषय में। तो सामान्य उद्देश्य है वो विषय से संबंधित होता है, मतलब वो हिस्ट्री या इतिहास विषय से संबंधित है, और ये जो लक्ष्य है ये इतिहास विषय के टॉपिक से रिलेटेड है और इन्हें ही विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। चूँकि ये टॉपिक के शिक्षण पर आधारित होते हैं इसलिए ये सुनिश्चित होते हैं और स्पष्ट होते हैं और इन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है और इनका संबंध सीखने से होता है और छात्र में इससे व्यवहार परिवर्तन भी होता है जिससे कि वो अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे कि एक उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं कि यदि आप महात्मा गांधी पढ़ाते हैं तो उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से होंगे कि छात्र इससे महात्मा गांधी के विषय में जान सकेंगे, उनके जीवन की क्रियाकलापों त्याग के विषय में जान सकेंगे, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के विषय में जान सकेंगे, उनके आंदोलन के प्रभावों के विषय में जान सकेंगे। तो ये सब क्या है, ये जो उद्देश्य हैं ये सुनिश्चित हैं और स्पष्ट भी हैं। और जब आप ये पाठ पढ़ाएंगे महात्मा गांधी टॉपिक, तो जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उस पाठ से, उस टॉपिक से, वो छात्र सीखते भी हैं और इससे उनमें व्यवहार परिवर्तन भी होता है। मतलब इससे उनमें महात्मा गांधी के प्रति वो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके भाव में परिवर्तन होता है कि किस तरह से उन्होंने त्याग किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, और उससे संबंधित महात्मा गांधी से संबंधित बातों को कि वो व्याख्या कर पाते हैं, मतलब उनके विषय में वो अच्छे से समझ पाते हैं, मतलब इन्हें हम प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षण से बालक के समस्त व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे 3 भागों में बांटा गया है: ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.S. ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष को मनोशारीरिक की संज्ञा दी। इस क्षेत्र में प्रोफेसर ब्लूम ने ही 1956 में ज्ञानात्मक लक्ष्य को 6 उपभागों में विभक्त किया। फिर क्रेथवाल, ब्लूम और मसीहा ने 1964 में भावात्मक पक्ष को भी 6 उपभागों में विभक्त किया और उसके पश्चात अमेरिका के ही सिम्पसन महोदय ने 1966 में मनोशारीरिक लक्ष्य को भी 6 भागों में विभाजित किया। इसे ही शैक्षिक लक्ष्यों की टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो आइए उसे देखते हैं। शैक्षिक लक्ष्यों की टेक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को रखा गया। भावात्मक पक्ष में आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, संगठन, चरित्र निर्माण को रखा गया और मनोशारीरिक में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत बनाना को शामिल किया गया। कालांतर में प्रोफेसर ब्लूम ने ही ज्ञानात्मक वर्ग के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को एक नवीन उपवर्ग सृजनात्मक के अंतर्गत रखा और उसके बाद ज्ञान को 2, बोध को 7 और प्रयोग को 5 और सृजनात्मक को 3 मानसिक योग्यताओं के रूप में अभिव्यक्त करके लिखा और इसे RCEM सिस्टम की संज्ञा दी गई। RCEM सिस्टम में ज्ञानात्मक लक्ष्य और मानसिक योग्यताओं से संबंधित जिन बिंदुओं को शामिल किया गया उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ज्ञान में प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, बोध में संबंध देखना, उदाहरण देना, भेद कहना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, पुष्टि करना, सामान्यीकरण करना, प्रयोग में तर्क करना, उपकल्पना बनाना, उपकल्पना की स्थापना, निष्कर्ष निकालना, पूर्व कथन करना और सृजनात्मकता में विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और
मूल्यांकन करना बिंदु को शामिल किया गया। प्रोफेसर एच.एस. श्रीवास्तव एवं जे.पी. सूरी ने भी शिक्षण लक्ष्यों की टेक्सोनॉमी पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में कार्य किया और इन्होंने स्कूल के विषयों के शिक्षण लक्ष्यों में 3 लक्ष्यों में ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग को ही अपनाया और भावात्मक पक्ष में रुचि और अभिवृत्ति को अपनाया और मनोशारीरिक पक्ष में कौशल को अपनाया। इस प्रकार वर्तमान समय में पाठ नियोजन में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति को लिखने पर ही बल दिया जा रहा है, क्योंकि इनसे शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियों को सुनिश्चित करना सरल हो जाता है। अब आइए इन्हें हम विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान स्मरण नामक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम के निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत छात्रों को इतिहास के अध्ययन से संबंधित पारिभाषिक शब्दों, संबोध, तथ्यों, घटनाओं, प्रतीकों, विचारों, समस्याओं, प्रवृत्तियों, व्यक्तियों, तिथि, क्रम एवं सामान्यीकरण इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कराना होता है। और इससे जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है वो है छात्र तथ्यों, पारिभाषिक शब्दों, घटनाओं इत्यादि का स्मरण कर सकेंगे। छात्र तथ्यों, पारिभाषिक शब्दों, संबोधों एवं घटनाओं की पहचान कर सकेंगे। छात्र मानचित्रों, चार्टों, रेखाचित्रों इत्यादि के माध्यम से सूचनाएं प्रदर्शित कर सकेंगे और छात्र विविध रूपों में प्रस्तुत सूचनाओं को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बोध। यह विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। इसमें छात्रों में इतिहास के अध्ययन से संबंधित पारिभाषिक शब्दों, सिद्धांतों, घटनाओं, प्रवृत्तियों इत्यादि का अवबोध विकसित करना शामिल है। और इससे जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होते हैं वो है तथ्यों, घटनाओं, पारिभाषिक शब्दों, संबोधों इत्यादि का वर्गीकरण कर सकेंगे। घटनाओं, प्रवृत्तियों, संबोधों इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। सोदाहरण घटनाओं, प्रवृत्ति इत्यादि को स्पष्ट कर सकेंगे। विशिष्ट एवं सामान्य महत्वपूर्ण एवं कम महत्वपूर्ण कारण, परिणामों, घटनाओं इत्यादि में परस्पर भेद कर सकेंगे। कार्य, कारण एवं साधन, साध्य के पारस्परिक संबंधों को पहचान सकेंगे। एक विशिष्ट ज्ञात क्रम में तथ्यों, प्रवृत्तियों इत्यादि को व्यवस्थित कर सकेंगे। कथनों में त्रुटियों का पता लगाकर उनका परिमार्जन कर सकेंगे। संक्षिप्तीकरण कर सकेंगे। मानचित्रों, रेखाचित्रों एवं ऐतिहासिक उदाहरणों की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट है अनुप्रयोग, जिसमें छात्रों में आलोचनापूर्ण एवं तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता विकसित करना। इसके अंतर्गत जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सम्मिलित है वो है कि छात्र समस्या को पहचान सकेंगे, उनसे संबंधित सामग्री को संग्रह कर सकेंगे, समस्या का विश्लेषण कर सकेंगे और समस्या के विभिन्न पक्षों की व्याख्या कर सकेंगे, संभावनाओं को स्थापित कर सकेंगे, तथ्यों एवं सिद्धांतों का चुनाव कर सकेंगे, संबंध स्थापित कर सकेंगे, अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे और उनका सामान्यीकरण कर सकेंगे, निष्कर्षों की पुष्टि कर सकेंगे, नई संभावनाओं की ओर संकेत कर सकेंगे और मूल्यांकन कर सकेंगे। नेक्स्ट है कौशल। इसमें छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन करने एवं समझने में उपादेय व्यवहारिक कौशल को विकसित करना शामिल है, जिसमें जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे वो ऐतिहासिक मानचित्र, चार्ट एवं रेखाचित्र बना सकेंगे, मॉडल, उपकरण आदि निर्मित कर सकेंगे। नेक्स्ट जो शिक्षण लक्ष्य है वो है रुचि। इसमें छात्रों में इतिहास अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, जिससे कि छात्रों में जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे वो है मुद्राओं एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह कर सकेंगे, सहायक सामग्री तैयार कर सकेंगे, ऐतिहासिक नाटकों एवं ऐतिहासिक घटनाओं के अनुकूल अधिवेशनों में भाग ले सकेंगे, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, पुरातात्विक स्थानों, संग्रहालय इत्यादि को जाकर देखेंगे,
ऐतिहासिक दस्तावेजों, मानचित्रों इत्यादि का अध्ययन करेंगे, इतिहास परिषद के कार्यकलापों में भाग लेंगे और इतिहास एवं अन्य संबंधित विषयों पर लेख लिख सकेंगे। अंतिम जो शिक्षण लक्ष्य है वो है अभिवृत्ति, जिसमें छात्रों में स्वस्थ सामाजिक अभिवृत्तियां विकसित करना शिक्षण लक्ष्य होता है। और जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं वो है देशभक्ति की भावना को अर्जित कर सकेंगे, अन्य लोगों, विचारों, भावनाओं, विश्वासों एवं जीवन पद्धतियों का सम्मान कर सकेंगे और अन्य मतों एवं धर्मों के विषय में अध्ययन करेंगे, अन्य समुदायों एवं मत का अवलंबन करने वालों से मैत्री संबंध स्थापित कर सकेंगे, उच्च आदर्शों का आचरण करेंगे, सामाजिक एवं नागरिक कार्यकलापों में दूसरों का सहयोग कर सकेंगे, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के प्रति सम्मान प्रकट कर सकेंगे, विभिन्न सभ्यताओं के योगदान की सराहना करेंगे, राष्ट्र एवं उनके निवासियों के पारस्परिक निर्भरता के महत्व को समझ सकेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता को समझेंगे, जाति, मत, धर्म एवं रंग के भेदभाव के बिना मानव की समानता में आस्था रखेंगे। तो ये थे इतिहास शिक्षण के लक्ष्य। जब एक शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय इतिहास के विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ाता है जो कि आदि मानव के काल से लेकर वर्तमान आधुनिक युग के मानव से संबंधित होता है, तो वो उस टॉपिक से संबंधित ज्ञान छात्रों को देने का प्रयास करता है और छात्रों में उस ज्ञान के प्रति आलोचनापूर्ण एवं तर्कपूर्ण चिंतन योग्यता विकसित करने का प्रयास करता है। छात्र में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करता है और ये प्रयास करता है कि छात्रों में विभिन्न तरह की अभिवृत्तियां विकसित हो सके, जैसे कि देशभक्ति की भावना और लोगों के प्रति, विभिन्न धर्म संस्कृति के लोगों के प्रति सम्मान की भावना, उच्च आदर्शों का अनुकरण करना और विभिन्न सभ्यताओं के लोगों का जो योगदान रहा है इस विश्व के विकास में, उसकी सुरक्षा में, उसका सम्मान करना, विश्व की संस्थाएं, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के विषय में समझना और मानव में की समानता में आस्था रखना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है यह शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है और जो विशिष्ट उद्देश्य यह शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होता है। मतलब सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित है, उस विषय के शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है और विशिष्ट उद्देश्य उस विषय के टॉपिक के शिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट जो अंतर है कि सामान्य उद्देश्य से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है और विशिष्ट उद्देश्य में इतिहास शिक्षण में किसी पाठ विशेष के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति होती, क्योंकि जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो किसी पाठ से ही संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य ये सामान्य और अप्राप्य होते हैं, मतलब इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं ये विशिष्ट और प्राप्य होते हैं, मतलब इनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है इनका मापन संभव नहीं है। सामान्य उद्देश्य का मापन संभव नहीं है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य का मापन संभव है। विशिष्ट उद्देश्य में जब हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो हम उनका मापन करते हैं टेस्ट के द्वारा, एग्जाम के द्वारा, कि छात्रों ने कितना ज्ञान हासिल किया, उनमें क्या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य अप्रत्यक्ष एवं व्यापक होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। चूँकि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है इसलिए ये व्यापक है और जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होने के कारण ये प्रत्यक्ष है, ये स्पष्ट है और ये निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य शिक्षा को निर्धारित दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षा के अभाव में वंचित दिशा में प्रगति नहीं कर सकती है। विशिष्ट उद्देश्य वह बिंदु है जो निर्धारित दिशा में संभव उपलब्धि को व्यक्त करता है। जैसे कि जब हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उससे क्या संभावित उपलब्धि है उसको
व्यक्त करता है। और जो सामान्य उद्देश्य में है वो क्या दिशा प्रदान करता है कि इतिहास में क्या क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट है, लक्ष्यों को केवल विद्यालय कार्यक्रमों से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इतिहास शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं केवल विद्यालयी कार्यक्रमों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए और भी गतिविधियां आवश्यक हैं। और जबकि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है किसी भी पाठ के शिक्षण के द्वारा, उस पाठ शिक्षण से संबंधित जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है, शिक्षा के लक्ष्यों को विषयों के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्यों को हम बदल नहीं सकते हैं, वो स्थिर होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्यों को विषयों के अनुकूल परिवर्तित कर सकते हैं। ये विषयों के अनुकूल परिवर्तित होते हैं। जैसे जैसे इतिहास शिक्षण में टॉपिक बदलता है, टॉपिक परिवर्तित होता है, उसी के अनुसार उसके विशिष्ट उद्देश्य भी परिवर्तित होते जाते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित नहीं है। जबकि विशिष्ट उद्देश्य लक्षणों से विकसित या उत्पन्न नहीं है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति का एक चरण होता है। मतलब विशिष्ट उद्देश्यों के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चित नहीं है। ये प्राप्त हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु के चयन में निश्चित निर्देश नहीं दे पाते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य अंतर्वस्तु के चयन में सहायता प्रदान करते हैं। इससे हम अंतर्वस्तु का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य उद्देश्य जो हैं ये शिक्षक के लिए अर्थहीन है। ये शिक्षक की निश्चित दिशा में सहायता नहीं कर पाते हैं। वहीं विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट होने के कारण शिक्षक के लिए अर्थपूर्ण होते हैं और ये निर्देशात्मक कक्षा के निर्देशात्मक आयोजन में शिक्षक की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्य कक्ष शिक्षण की रणनीतियों के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य कक्ष की शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं। इससे हम कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये रणनीतियाँ तय कर पाते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्य एक सामान्य कथन है और विशिष्ट उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है। और लास्ट है, लक्ष्य में दूरदर्शिता एवं आदर्शवादिता होती है और विशिष्ट उद्देश्य में व्यवहारिकता होती है, ये व्यवहारिक होता है। तो ये थे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।